नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 की। तो सबसे पहले कार्तिक कोचिंग की तरफ से आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक एवं शुभकामनाएं। तो शिक्षक दिवस किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्रों? तो हम जानेंगे सबसे पहले शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस देखिए 5 सितंबर को, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1888 को भारत के तमिलनाडु शहर में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे हर साल हम शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को इस साल सफलता मिले। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में ही आंसर गलत दिए गए हैं। तो उसके विषय में हम बात करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 13 के विषय में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में बात किया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में बात है कि केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। देखिए, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। केजी सुब्रमण्यम की बात कर रहा है, तो उसमें दिया गया था, जैसे कि ऑप्शन था मुर्गा बेचने वाला, अनुष्ठान, यात्रा और सेंट एंड्रयूज में विवाह। तो देखिए उनके अकॉर्डिंग, चितेरा के अकॉर्डिंग उनका सही ऑप्शन ए था, जो कि वो गलत है। इसका सही ऑप्शन डी होगा, सेंट एंड्रयूज में विवाह। कौन सा? सेंट एंड्रयूज में विवाह। फिर एक क्वेश्चन और है जिसमें शैलोज मुखर्जी की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात होती है। शैलोज मुखर्जी जाने जाते हैं। तो उन्होंने माना है, क्या माना है? वो प्रभाववादी मानते हैं। शैलोज मुखर्जी को प्रभाववादी चित्रकार मानते हैं, लेकिन शैलोज मुखर्जी क्या हैं? तो रंगवादी चित्रकार हैं। शैलोज मुखर्जी कैसे चित्रकार हैं? तो रंगवादी चित्रकार हैं। शैलोज मुखर्जी जो कि रंगवादी चित्रकार हैं। फिर बात होती है, आइए हम बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। 13 क्या कह रहा है? आज का पहला प्रश्न देखिए मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं एकदम सही सटीक, जो कि हर जगह से एथेंटिक के साथ, जो कि प्रयास रहता है कि किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर ना दिया जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर एक क्या है मित्रों? आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार था। गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार था। तो गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार कौन था मित्रों? तो जियोत्तो था। कौन सा? जियोत्तो। तो हम गोथिक शैली के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। देखिए, गोथिक शैली का आरंभ कब होता है? तो गोथिक शैली का आरंभ 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। कहाँ पे हुआ? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। देखिए, गोथिक शैली जो कि कला के रूप में विकसित होती, तो वास्तुकला हो। किस रूप में विकसित हुई? तो वास्तुकला के रूप में गोथिक शैली जो कि विकसित होती है। गोथिक शैली के में देखिए चित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें चित्र की मुख्य विशेषता थी कि रंजित कांच की खिड़कियां। इसकी क्या थी मित्रों? रंजित कांच की जो खिड़कियां थी, ये गोथिक शैली की मुख्य विशेषता रही है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेन ग्लास किस युग में विकसित हुई? तो ये विकसित कब हुई थी? तो गोथिक शैली में हुई थी। तो स्टेन ग्लास का विकास कब हुआ था? तो 950 ईसा पूर्व से 1240 के मध्य। 950 ईस्वी से 1240 के मध्य। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता है, तो अभी हमने बताया आपको इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये रेखा प्रधान है। क्या है? गोथिक शैली जो कि रेखा प्रधान है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यूनानी कला में ओलंपिया में ज्यूस की 35 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया है। यूनानी कला में ओलंपिया में ज्यूस की 35 फुट प्रतिमा का निर्माण किया है। तो किसने किया है मित्रों? तो इसका सही आंसर है फिदियास। कौन किया है? तो फिदियास किया है।
क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या है? एगेथार्कस कौन था? एगेथार्कस कौन था? तो एगेथार्कस कौन था मित्रों? तो ये दृश्य चित्रकार था। क्या था मित्रों? ये दृश्य चित्रकार था। गोथिक शैली में जो कि आप जानते हैं, गोथिक शैली के जो कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो जियोत्ते थे, सीमाबुए थे, साइमन मार्तिनी थे, दुच्चियो थे, आंद्रिया आर्केना भी था। कौन था? आंद्री आर्केना। देखिए, आंद्रिया आर्केना जो कि वास्तु, मूर्ति और काव्य कलाओं में निपुण था। क्या था? वास्तु में, मूर्ति में और काव्य कलाओं में निपुण था। गोथिक। और एक चीज और याद रखिए, फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में होता है। किस में होता है? तो गोथिक कला में ही होता है। देखिए, गोथिक कला के चित्रकार ने इंद्रधनुष रंग का चित्रण किया है। तो किसमें किया है? मास्टर ऑफ मोलिन्स। मास्टर ऑफ मोलिन्स ने किसमें? इंद्रधनुषी रंगों का चित्रण किया है। ठीक, किसमें? इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। तो बात होती है गोथिक शैली का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोथिक शैली का जन्म सेंट डेनिस गिरजा फ्रांस में हुआ था। फिर बात होती है कि नुकीली मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो गोथिक की शैली में ही हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सिकंदर का दरबारी चित्रकार था। सिकंदर का दरबारी चित्रकार कौन था? तो अपेलीज था। एपेलीज था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर आप खुद देने का प्रयास करिएगा, जो कि इसको किसने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ज्यूस की प्रतिमा किस युग की मानी जाती है? ज्यूस की प्रतिमा किस युग की मानी जाती है? तो ये शास्त्री युग की मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो चिमाबुए को कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि चिमाबुए जो कि गोथिक शैली के चित्रकार हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जियोत्तो के गुरु का नाम था। जियोत्ते के गुरु का नाम था। तो इनके गुरु का क्या नाम था मित्रों? तो चिमाबुए। क्या था? चिमाबुए। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 10 की। जियोत्तो किस रूप में प्रसिद्ध है? जियोत्तो जन एक भित्ति चित्रकार था मित्रों। क्या था ये? एक भित्ति चित्रकार था। जियोत्तो एक भित्ति चित्रकार था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या करा? 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये जियोत्तो ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्राइमावेरा का चित्र किसने बनाया? तो प्राइमावेरा का चित्र किसने बनाया? तो ये बोत्तिचेल्ली ने बनाया है। किसने बनाया है? तो बोत्तिचेल्ली ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार कौन था? किसमें क्या करा? फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार कौन था? तो कौन था मित्रों? तो ये थे फ्रा एंजेलिक। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, फ्रा एंजेलिक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भविष्यवाणी और देवदूत का चित्रण किसने किया? तो भविष्यवाणी और देवदूत का चित्रण कौन किया था मित्रों? तो ये किए थे एंजालिको ने किया था। किसने किया था? तो एंजालिको ने ही किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उच्च पुनर्जागरण काल का समय है। देखिए, उच्च पुनर्जागरण काल का समय क्या है? तो इसका शिखर काल जो था तो 1500 से 1527 में होता है। अगर बात की जाए यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय की अगर बात की जाए तो 1350 से कब से? 1350 से 1500 के बीच। कब से? 1350 से 1500 के बीच, जो कि यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। फिर बात होती है कि उच्च पुनर्जागरण के विषय में ही हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि पुनरुत्थान कला की बात होती है तो पुनरुत्थान कला में कहाँ इसका केंद्र, मुख्य केंद्र कहाँ रहा है?
तो ये इटली में ही रही है, इटली में ही रही है। देखिए मानवतावाद की किसकी कुंजी है, तो ये पुनरुत्थानवादी की ही कुंजी है। ठीक, फिर बात होती है कि पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है, तो ये मानवीयता पर ही आधारित है। देखिए पुनर्जागरण काल के चित्रकला को जन्म कौन देता है मित्रों, तो जियोत्तो ही देता है। कौन देता है, तो जियोत्तो देता है, क्योंकि आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार इसी को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, तो जियोत्तो को ही आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है। देखिए और एक बात होती है कि जियो वसारी कौन था, तो देखिए जियो वसारी जो था इटालियन चित्रकार, वास्तुकार और कला इतिहासकार था, कला इतिहासकार था। फिर इनकी एक पुस्तक है, इनकी है कौन सी है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट, किसकी है, जियो वसारी की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्या कह रहा है मित्रों, मोनालिसा चित्र बनाने में विंची को कितना समय लगा। देखिए मोनालिसा चित्र बनाने में विंची को 4 वर्ष का समय लगता है। कितने से, 1503 से वो बनाना शुरू करते हैं, 1503 से 1506 तक बनाते हैं, तो टोटल 4 वर्ष लगता है। टोटल 4 वर्ष का समय लगता है, जो कि प्रैक्टिस सेट में 3 वर्ष दिया गया, जो कि गलत है। कब से बनाना शुरू करते हैं, तो ये लियोनार्डो द विंची का है, जो कि ये मोनालिसा जो कि स्त्री उसकी पहली की रहस्यमयी चित्रण मानी जाती है, अपने आप में एक महान चित्र माना जाता है। कब से, 1503 में वो बनाना शुरू करते हैं, तो 1506 तक वो बनाते हैं। फिर बात होती है कि वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है, तो लियोनार्डो द विंची को ही वंडर ऑफ द एज चित्रकार कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लियोनार्डो द विंची को। तो लियोनार्डो द विंची की जैसे कि चित्र है द एडोरेशन ऑफ मगी, मतलब लकड़ी पे तैल चित्र पर बनाया गया है, ये लियोनार्डो द विंची का। लियोनार्डो द विंची के और चित्रण है जैसे अंतिम भोज, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर किसका है, तो 15वीं शताब्दी में बना था, ये लियोनार्डो द विंची का ही है। किसका है, लियोनार्डो द विंची का ही है। फिर बात होती है ईसा का अंतिम भोज। ईसा का अंतिम भोज फ्रेस्को सेस्को विधि में भित्ति चित्र है, ये लियोनार्डो द विंची ने ही बनाया है। कौन बनाया है, लियोनार्डो द विंची ने ही बनाया है। और लियोनार्डो विंची ने कौन से, लीडा और हंस, मैडोना व शिशु ईसा, मैडोना व शिशु ईसा, ये लियोनार्डो विंची ने ही बनाया है। और मोनालिसा की बात होती है, तो नारी जाति की रहस्यमयी पहेली भी मोनालिसा को ही कहा जाता है। ठीक, देखिए मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है, तो मोनालिसा इटली की कलाकार की। और मोनालिसा संग्रहित कहाँ है, तो म्यूसी द लूव्र पेरिस फ्रांस में है। ठीक, देखिए और एक बात होती है मोनालिसा के विषय में, तो मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है, तो इसमें क्या दर्शाया गया है, तो इसमें दृश्य चित्रण दर्शाया गया है। और बात होती है लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे, तो ये बेरेसियो थे। कौन थे, बेरेसियो थे। और लियोनार्डो द विंची का सर्वश्रेष्ठ चित्रण कौन सा है, तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स। कौन सा है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्या है मित्रों, चेरा स्क्यूरो छाया प्रकाश का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, तो लियोनार्डो द विंची ने ही किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो देखिए माइकल एंजेलो जो कि एक मूर्तिकार हैं, क्या है, माइकल एंजेलो जो कि मूर्तिकार हैं, इनको ए स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, ये स्कल्पचर ऑफ द पेंटर। इनकी जो कि प्रमुख कलाकृति कौन सी है, इनकी है स्नानार्थी। स्नानार्थी किसकी है, तो इन्हीं की है। किसकी है, माइकल एंजेलो की है। बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है, तो माइकल एंजेलो को ही कहा जाता है। किसका, बरोक कला का पिता माइकल एंजेलो को ही कहा जाता है। तो इन जैसे कि एग्नी एंड एक्सटेसी कब बना, 1965 में फिल्म बनी थी इनके ऊपर। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म 1965 में बनी थी, माइकल एंजेलो के ऊपर ही बनी थी। ठीक, माइकल एंजेलो ने
पिएटा कब बनाया था? पिएटा कब बनाया था? तो 1498 से 1499। कहाँ पे ये मूर्ति कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में रखी गई है। जैसे रोदनिन पिएटा किस पे बनी है? तो संगमरमर पे बनी। एक इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड। कौन सी है? डेविड, जो कि करारा मार्बल में बनी हुई है। डेविड मूर्ति कब बनी? 1501 से तो 1504 के बीच में डेविड मूर्ति बनी है। तो डेविड मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 17 फीट या 5.17 मीटर है। कितनी है? 5.17 मीटर या 17 फीट। तो बात होती है माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में। कहाँ पे? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में है। फिर बात होती है कि पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा कौन बनाया था? तो ये माइकल एंजेलो ने ही बनाया था। कौन बनाया था? तो माइकल एंजेलो ने ही बनाया था। फिर बात होती है कि मोसेस, कौन सा? मोसेस मूर्तिकार के कौन है? तो ये ही कौन है? माइकल एंजेलो ही है। कौन है? माइकल एंजेलो ही है। ठीक। एक डेविड मूर्ति और है, तो जिस डेविड की एक और मूर्ति है जो कि उसको कौन बनाया था? डोनातेल्लो। तो याद रखिएगा, डेविड दो लोगों की मूर्ति है, डोनातेल्लो की भी है और माइकल एंजेलो की है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध डेविड मूर्ति किसकी प्रसिद्ध है? तो ये माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्या कह रहा है? एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस कलाकार के जीवन पे बनाई गई थी? तो अभी हमने बताया 1965 में बनी थी, माइकल एंजेलो के भी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। राफेल का चित्र घूंघट वाली महिला नामक चित्र विंची की किस चित्र से प्रभावित है? तो किस चित्र से प्रभावित है? तो मोनालिसा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो मोनालिसा से प्रभावित है। राफेल सेंजियो की बात ये कर रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्या है मित्रों? राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस चित्र से है? राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस चित्र से है? तो देखिए, राफेल की जो सर्वाधिक प्रसिद्धि है इसमें मैडोन दे रहे हैं, जो कि बात होती है। तो इसका जो कि सही आंसर है मैडोन। कौन सा? मैडोन, जो कि सही आंसर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द टेम्पेस्ट आधी किसका चित्र है? द टेम्पेस्ट आधी किसका चित्र है? तो ये किसका है? तो जियोर्जियोन का। किसका है? जियोर्जियोन का है ये। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्या? 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है मित्रों? रीतिवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, रीतिवाद कला का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो इटली में हुआ था। तो इटली में कब हुआ था? तो 1520 से 1560 के बीच में रीतिवाद कला का जन्म होता है। रीतिवाद कला का जन्म होता है। देखिए, शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो रीतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो राफेल ने किया था। किसने किया था? राफेल ने किया था। अगर जन्मदाता की बात होगी रीतिवाद के तो माइकल एंजेलो हैं। अगर शब्द की बात होगी तो राफेल सेंजियो हैं। अगर जन्मदाता की बात होगी तो माइकल एंजेलो है। इसका प्रधान लक्ष्य क्या था? तो प्रचलित विधियों के आकर्षक तरीकों को चुनकर कलाकृतियों की रचना करना। क्या करना? कलाकृतियों की रचना करना। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे? तो जियोलियो रोमानो, पोंटार्मो, त्रिंतेरो। फिर यहाँ पे ईसाई धर्म से चित्रों का विरोध किया गया है। पूछा जाता है किसमें कि ईसाई धर्म के चित्रों का विरोध किया गया, किस वाद में? तो रीतिवाद में किया गया था। तो यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी मित्रों? तो यस आकार की घुमावदार आकृति बनती थी। इसमें क्या बनती थी? यस आकार की घुमावदार आकृति बनती थी। इनकी आकृतियों में सुंदरता और भयानकता एक साथ होती थी। इनके चित्रों में नकलीपन होता था। क्या होता था? इनके चित्रों में नकलीपन होता था। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 25 की। रीतिवाद क्या है?
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है रीतिवाद क्या है? तो रीतिवाद कला आंदोलन है। क्या है मित्रों? कला आंदोलन है। रीतिवाद जो कि कला आंदोलन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। फव्वारों के दृश्य कला में चित्रित है। फव्वारों के दृश्य कला में चित्रित है। तो क्या चित्रित है? तो बरोक से कला। क्या चित्रित है मित्रों? तो बरोक कला चित्रित है। बरोक कला चित्रित है। तो बात होती है जैसे कि बरोक कला के विषय में हम आगे बात करेंगे। हंसने वाला घुड़सवार किसका चित्र है? हंसने वाला घुड़सवार किसका चित्र है? तो ये फ्रांस हाल का चित्र है। किसका है? फ्रांस हाल का चित्र है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक्वा टिंट का आविष्कार किया था। एक्वा टिंट का आविष्कार किया था तो किसने किया था मित्रों? ये फ्रांसिस्को गोया ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मेरी थे। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मेरी थे। तो ये क्या थे मित्रों? ये वास्तुकार थे। क्या थे? ये वास्तुकार थे। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 13 की। नवशास्त्रीवाद का जनक कौन था? नवशास्त्रीवाद का जनक कौन था? तो नवशास्त्रीवाद के जनक की बात की जाएगी तो ये दावीद थे। कौन थे ये दावीद थे। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम फ्रांस में होता है। कहाँ पे होता है इसका उद्गम? इसका उद्गम फ्रांस में होता है। नवशास्त्रीवाद के प्रणेता कौन थे? तो दावीद कहिए या डेविड कहिए, जो कि डेविड की जो पेंटिंग थी सुकरात की मृत्यु, ये नवशास्त्रीवाद के अंतर्गत आती है। किसकी पेंटिंग है? सुकरात की मृत्यु। तो ये डेविड की पेंटिंग है। डेविड का जो चित्र है होरेसियो का प्रण। होरेसियो का जो प्रण है नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। कौन सा? होरेसियो का प्रण प्रथम चित्र माना जाता है नवशास्त्रीवाद का। तो पूछा जाए कहाँ पे सुरक्षित है? तो लूव्र म्यूजियम पेरिस में है। फिर बात होती है कि डेविड के विषय में बात करते हैं। होराथी का शपथ किसका है? तो इन्हीं का है, डेविड का ही है। जॉन लुई डेविड का ही है। जैसे डेथ ऑफ मारत किसकी है? तो ये डेविड का ही है। किसका है? डेविड का ही है। फिर बात होती है नवशास्त्रीवाद की मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा था? तो ये वास्तुकला पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? तो वास्तुकला पे पड़ा था। फिर बात करेंगे हम नवशास्त्रीवाद में मूर्ति की सर्वोच्च कृति क्या थी? तो साइके रिवाल्ड बाई क्यूपिड। क्या? साइके रिवाल्ड बाई क्यूपिड। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। नवशास्त्रीवाद शैली का प्रथम चित्र माना जाता है तो है होरेसियो का प्रण। अभी हमने बताया कि होरेसियो का प्रण माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अग्र का चित्र तुर्की हमाम खाना किस संग्रहालय में संग्रहित है? अग्र का चित्र तुर्की हमाम खाना किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो किस में है? तो लूव्र संग्रहालय में है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 33 की। स्वच्छंदतावाद का कौन सा कलाकार चित्र के लिए घर में लाशें रखता था? तो स्वच्छंदतावाद का कौन सा कलाकार था जो चित्रण करने के लिए लाशों को अपने घर में रखता था? तो कौन रखता था? तो जेरी काल्ट। कौन था मित्रों? तो जेरी काल्ट जो कि रखता था। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं स्वच्छंदतावाद के विषय में है। देखिए थियोडोर जो जेरी काल्ट था ये विख्यात यूरोपियन चित्रकार था। ये स्वच्छंदतावाद का विख्यात चित्रकार था। देखिए रोमांस वाद का भी अगर बात की जाए, चाहे रोमांसवाद कहिए चाहे स्वच्छंदतावाद कहिए, तो ये जेरिको का ही था, जेरिको काल्ट का ही है। जैसे कि रोमांसवाद का अगर प्रथम चित्र की बात की जाएगी तो मेदुसा का बेड़ा है। कौन सा है? मेदुसा का बेड़ा है। अगर स्वच्छंदतावाद के आंदोलन का प्रारंभ की बात की जाएगी तो थियोडोर जेरिकाल्ट हैं। दियो किस अंतर्गत आते हैं? तो ये रोमांसवाद के आते हैं। जैसे मेदुसा का बेड़ा चित्र इन्हीं का है। फिर बात होती है, फिर हम बात करेंगे स्वच्छंदतावाद के अन्य कलाकारों के विषय में। जैसे कि 1824 में सर्वविख्यात चित्र था एक कियोस में मानव संहार। कियोस में मानव संहार तो किसने किया था? तो देलाक्रा ने किया था।
किसने किया था? तो ये देलाक्रा ने किया था। तो रोमांसवाद कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? तो ओजोन देलाक्रा माना जाता है। तो कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? ओजोन देलाक्रा। देखिए, ये जेरी काल्ट जो थे मित्रों, ये घरों में अपने लाश को रख के तब ये चित्रण करते थे, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते थे। इसमें प्राचीन के स्थान पे ये समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण ये करते थे। कि क्या करते थे? ये ऐतिहासिक घटनाओं का, समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का करते थे। फिर बात करेंगे हम स्वच्छंदतावाद के अन्य चित्रकारों के विषय में, जैसे फ्रांसिस्को डी गोया का जो चित्र पेंटिंग एंचिंग सीरीज है, कौन सी है? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मॉन्स्टर। फिर बात होती है जैसे 2 मई 3 मई, 2 मई और 3 मई, ये किसका चित्र है मित्रों? जहां 2 3 आ जाए तो गोया। किसका? फ्रांसिस्की। तो गोया किससे हैं? स्वच्छंदतावाद रोमांसवाद से हैं। ठीक, पूछा जाता है फ्रांसिस्की गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो रोमांटिक कहिए चाहे रोमांसवाद कहिए, इसी आंदोलन का चित्रकार था। फिर बात होती है पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो फ्रांसिस्की गोया की कृति है। फ्रांसिस्की गोया की और क्या है? चित्रित किया है युद्ध की विभीषिका को किसने चित्रित किया है? तो फ्रांसिस्की गोया ने चित्रित किया है। फिर बात होती है एक इनका और चित्रण है पुत्र भक्षक शनि और जादूगरनियों का व्रत दिन। किसका? पुत्र भक्षक शनि और जादूगरनियों का व्रत दिन। फिर बात होती है देलाक्रा के विषय में बात करते हैं। देखिए, देलाक्रा ने चित्रण किया है यमलोक में दांते व वर्जिन टार्जन व न्याय। क्या? यमलोक में दांते व वर्जिन टार्जन का न्याय। फिर बात होती है लोगों को नेतृत्व करने वाली स्वतंत्रता किसने चित्रित किया है? तो देलाक्रा ने चित्रित किया है। किसने किया है? तो देलाक्रा ने चित्रित किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो देलाक्रा को कहा जाता है। प्रभाववाद का पूर्वज इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, इनकी एक पेंटिंग है कोहरे का सागर में भटकना, इन्हीं की पेंटिंग है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 35 की। आधुनिक दृश्य चित्रांकन के प्रवर्तक हैं। आधुनिक दृश्य चित्रांकन के प्रवर्तक हैं। तो ये कौन है? ये 35 का सही ऑप्शन है बी, कांस्टेबल। कौन है? जॉन कांस्टेबल। तो देखिए, जॉन कांस्टेबल जो कि एक दृश्य चित्रांकन करते थे। जैसे अनाज का खेत, इनका बहुत फेमस ही चित्रण है। क्या है? अनाज का खेत, इनका फेमस चित्रण है। बात होती है जैसे इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। अगर बात होगी कि सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो टर्नर और कांस्टेबल दोनों थे। तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार की अगर बात की जाएगी तो टर्नर थे। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्र ने बनाए थे? तो लैंडस्केप टर्नर ने बनाया था। टर्नर की और कौन से चित्र है? चांदनी रात में समुद्री दृश्य। कौन सा? चांदनी रात में समुद्री दृश्य, द फाइंडिंग टेमरेयर। कौन सा? द फाइंडिंग टेमरेयर, इन्हीं का है। फिर बात होती है जॉन कांस्टेबल के विषय में बात करते हैं। देखिए, जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग है। जॉन कांस्टेबल की जो है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। सबसे अगर बात की जाए तो जॉन कांस्टेबल के विषय में, तो ये पनचक्की का दृश्य किसने चित्रित किया था? तो पनचक्की का दृश्य जॉन कांस्टेबल ने चित्रित किया था। इनकी प्रसिद्धि किसमें? जैसे भूसा गाड़ी कौन चित्रित किया था? तो ये जॉन कांस्टेबल ने चित्रण किया था। फिर बात होती है द वेल ऑफ डेढ़म किसकी चित्रकृति है कलाकार की? तो ये कांस्टेबल की ही है। किसकी है? ये कांस्टेबल की ही है। बात होती है कि हेनरी मूर किस देश के आधुनिक चित्रकार थे? तो इंग्लैंड के ही थे। फिर हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 की। इंग्लैंड के भू दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो ये कौन थे? अभी हमने बताया जॉन कांस्टेबल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। समुद्र के किनारे दृश्य बनाने के लिए कौन भूदृश्य कलाकार प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध था? तो ये टर्नर थे। कौन थे? टर्नर थे। लैंडस्केप जो कि ये चित्रकार ने ही बनाए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बारबीजा ग्रुप का कौन सा कलाकार ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करता था? ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करता था। किसकी बात कर रहे हैं? बारबीजा ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये कौन करता था? तो मिले। कौन करता था? ये मिले करता था। देखिए, बारबीजा जो कलाकार थे ये ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करते थे। किसका करते थे? ये ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करते थे। देखिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चित्रकारों का एक दल जो था पेरिस के निकट, कहाँ पे? पेरिस के निकट फोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बारबीजा नामक गांव के दृश्य में चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा था। इसीलिए इस ग्रुप का नाम बारबीजा ग्रुप रखा गया, क्योंकि पहली बार कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर खुले वातावरण में प्रत्यक्ष देखकर अगर यथार्थ चित्रण किया गया था तो बारबीजा चित्रकारों के द्वारा किया गया था। तो बारबीजा के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? थियोडोर रूसो, मिले, कामिकोरो और दोबिन्ने। कौन कौन से थे? थियोडोर रूसो, मिले, कामिकोरो और दोबिन्ने। अगर सबसे प्रसिद्ध चित्रकार की बात की जाएगी तो थियोडोर रूसो था। इसकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? चित्रण है तो ओक का वृक्ष है। कौन सा है? ओक का वृक्ष। किसकी है ये? ओक का वृक्ष थियोडोर रूसो का है। फिर हम बात करते हैं मिले के विषय में बात करते हैं। जैसे मिले के क्या है? पछोरने वाला आदमी, बीज बोने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी और खान मजदूर, इन्हीं की कलाकृति है। किसकी है? क्या क्या है इनकी? पछोरने वाला आदमी, बीज बोने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी और खान मजदूर। किसकी है? तो ये मिले की है। किसकी है? मिले काम की है। फिर बात होती है, देखिए, कामिया कोरो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो मोती पहने हुए स्त्री। कौन सा था? मोती पहने हुए स्त्री इनका प्रसिद्ध चित्रण था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। प्राक रैफेलवाद की स्थापना कब हुई थी? प्राक रैफेलवाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। तो कौन थे ये? लियोनार्डो दा विंची थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? अजंता की बात कर रहा है तो अजंता की भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो अजंता की क्या थी? तो ये जातक कथाओं पे थी। इस पे ये जातक कथाओं पे थी। वस्तु क्या थी इसकी? जातक कथाएं। फिर बात होती है 42 की। इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा गुण ऐसा है जो रेखा से नहीं जुड़ा है? तो शक्ति। कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 43 की। कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा कोलाज। क्या होगा? कोलाज। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 क्या है? सभी चित्रांकन में इनमें से कौन सी विधा जुड़ी है? देखिए, सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्रण करना। क्या करना होता है? व्यक्ति चित्रण करना। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 45 की। कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृतियों के निर्माण में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? स्कल्पचर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्कल्पचर में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ? तो किस कला में प्रकट हुआ? तो बायजेंटाइन कला में प्रकट हुआ है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 47 की। राजा रवि वर्मा
के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? तो किसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध? वो तैल में चित्रण करते थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 48 की। सुंदर हस्तलेखन को कला आंदोलन में प्रखंड में रखा जा सकता है, तो किस में रखा जा सकता है? तो कैलीग्राफी में रखा जा सकता है। फिर बात होती है 49 की। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो ये कौन सी चित्र शैली से है? तो इसका सही ऑप्शन है जैन शैली। कौन सा है? जैन शैली इसका सही ऑप्शन है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो इसके चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो राधा कृष्ण। क्या था? ऑप्शन नंबर डी, राधा और कृष्ण। छितेंद्र नाथ मजूमदार की बात हो रही है, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमिताता के पास जगताई नाम पे हुआ था। तो ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से प्राप्त किए थे। तो कि छितेंद्र नाथ मजूमदार के जो कि कला गुरु कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बात होती है तो 1912 से लेके 1930 तक। कब से? 1912 से 1930 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ये कला अध्यापक रहे हैं। कब तक? 1912 से 1930 तक। के.एन. मजूमदार की बात हो रही है, छितेंद्र नाथ मजूमदार की बात हम कर रहे हैं। फिर बात होती है कि 1942 से 1964 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार जो कि श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण लिया था, किससे लिए थे? तो नवदीप ब्रजवासी से इन्होंने लिया था। ठीक, फिर बात होती है इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। फिर इनकी प्रमुख चित्रण का क्या था? राधा कृष्ण का चित्रण करने वाले ये बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार माने जाते हैं। बात होती है वैष्णव चित्रकार किसे माना जाता है? तो के.एन. मजूमदार को वैष्णव चित्रकार के रूप में जाना जाता है। जैसे इनका कौन सा है प्रमुख पेंटिंग? चैतन्य का गृह त्याग, वुमेन प्लंकिंग फ्लावर्स, फिर राधा कृष्ण, प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था, बालक ध्रुव की तपस्या, गीत गोविंद की चित्रावली। ठीक, श्री हरि केशव घोष के प्रस्ताव पे गीत गोविंद की चित्रावली को मुख्य पृष्ठ पर इन्होंने 17 चित्र को किसने चित्रित किया था? तो यही किए थे। सर्वाधिक इनके 8 चित्र कहाँ पे सुरक्षित हैं? तो ये इलाहाबाद संग्रहालय में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 क्या है? अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? अजंता की गुफाओं की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है इसकी? तो टोटल 30 है। कितनी है? तो 30 है। अजंता में कुल कितनी गुफा है? तो टोटल 30 गुफाएं हैं। फिर बात अजंता कहाँ पे है? तो अजंता है महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में है। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद जिले में है। तो पूछा जाए अजंता और एलोरा के बीच की दूरी कितनी है? तो अजंता और एलोरा के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। देखिए, इसको अजिष्ठा भी कहा जाता था, कि इसको अजिष्ठा भी कहा जाता था। तो अजंता का अर्थ क्या है? तो अंधकार के आंचल में रंगमाला। क्या है? अंधकार के आंचल में रंगमाला इसका अर्थ है। फिर बात होती है ये अर्धचंद्राकार घोड़े के नाल के आकार में बनाया गया है। किसके? घोड़े के आकार के नाल में ये बनाया गया है। यू अक्षर की बात हो जाएगी। फिर इसकी खोज की बात होगी, तो इसकी खोज के विषय में तो 28 अप्रैल 1819 में इसकी खोज हो जाती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या है मित्रों?
गीतांजलि की क्या पहचान है? तो एक कविता की पुस्तक है। क्या है ये? कविता की पुस्तक है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 53 की। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफाओं के विषय में हम बात किए हैं। भीमबेटकाओं का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 54 की। इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? तो इसमें है प्लाटनिस। कौन सा है? प्लाटनिस नहीं है। क्यों कौन सा नहीं है? प्लाटनिस नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये पाल शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? पाल शैली में किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो किशनगढ़ शैली इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ शैली। फिर बात होती है 57 की। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जब उन्होंने चित्रकला का आरंभ किया तो उस समय उनकी उम्र थी 70 वर्ष के करीब उनकी उम्र थी। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 58 की। रोमन के सिस्टीन चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? तो किस कलाकार ने किया था? तो ये इस ऑप्शन में 58 का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिख रहा है मित्रों। आप खुद आंसर दीजिएगा। जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया है उसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा है। तो इनका ऑप्शन माना जा रहा है मिचाइल गंगेलू। कौन सा? मिचाइल गंगेलो मान रहे हैं ये। रोम की सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया था? ये रोम की बात कर रहे हैं, रोम इटली की बात कर रहे हैं। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 क्या है मित्रों? इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? इसमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? तो ये थिएटर दृश्य कलाओं का अंग नहीं है। एक बार 59 को आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाओं की उन्नति प्रदान करती है? तो किस प्रकार की उन्नति प्रदान करती है? तो सामाजिक। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 61 की। नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नांकित रंगों का वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है मित्रों? इसे ठंडे में है। किसमें है? ठंडे में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। आपका शरीर कितना आयामी है? तो ये त्रिआयामी है। कौन सा है? त्रिआयामी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। कला में माध्यम किसे कहा गया है? कला में माध्यम किसे कहा गया है? तो ये सामग्री। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का। निम्नांकित में कौन रूप अंश नहीं है? रूप का अंश नहीं है। निम्नांकित में कौन रूप का अंश नहीं है? तो ये क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। फिर बात होती है 65 का। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तो किसको उभारा जाता है? तो रूपाकार को। ऑप्शन नंबर डी। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 66 की। इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? तो कौन सी कलाकृति अनुपयोगी है? तो ये रजाई। कौन सी? रजाई। फिर बात होती है 67 की। निम्नलिखित में से कौन शहंशाह चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? तो चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को प्रश्रय देने वाला महान अकबर था। कौन था? अकबर था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नांकित में किसका प्रभाव पड़ा है? तो यूनानियों का प्रभाव ये पड़ा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनता है। फिर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनना शुरू होता है। फिर फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में, ताजमहल शाहजहां के समय में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 17 की। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना था। कहाँ था? पटना था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया है? तो किस तकनीक में चित्रांकन किया है? तो किस में किया है मित्रों? तो वास शैली में चित्रांकन किया है। किसमें किया है? तो वास शैली में चित्रांकन किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 क्या है? कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी पहचाने जाते हैं, तो ये मूर्तिकार हैं, इन मूर्तिकार हैं। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 73 की। अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी? तो अभी हमने बताया कि अजंता की खोज कब हुई थी? तो 1819 में हुई थी। कब हुई थी? 1819। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 74 की। फुलवारी कला क्या है? फुलवारी कला जो कि एक लोक कला है। क्या है ये? लोक कला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? तो इसमें चारकोल भी है, पेंसिल भी है, पेस्टल स्टिक है, तो उपरोक्त सभी। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 76 की। ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ अवस्थित है? तो ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। किसकी? 77 की हम बात करते हैं। आइए 77 के विषय में हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि कलाकार A.R. चुगताई की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है? A.R. चुगताई की बात कर रहा है। किसकी? A.R. चुगताई की बात कर रहा है कि कौन से भारतीय चित्रकार शैली के कलाकार A.R. चुगताई कौन से भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। तो देखिए, अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 21 सितंबर 1897 में। कब हुआ था? 1897, 21 सितंबर। कहाँ पे हुआ था? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? तो लाहौर में हुआ था। देखिए, इनके जो प्रसिद्ध चित्रण है ये हीरामन तोता। हीरामन तोता किसका है? तो ये अब्दुल रहमान चुगताई का है। वास और टेम्परा विधि में बनाया है। देखिए, इनके आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? उस्ताद मीर बख्श थे। कौन थे ये? उस्ताद मीर बख्श थे। देखिए, कैलीग्राफिक लाइन का प्रयोग ये करते थे अपने चित्रों में। कैलीग्राफिक लाइन का प्रयोग मतलब सुलेखी रेखा का प्रयोग कौन करता था? तो यही करते थे। अगर बात की जाएगी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि एम चुगताई का चित्र होली है। कौन सा? होली इन्हीं का चित्र है। कहाँ पे सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर बात होती है कि ये किस शैली को कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को शैली कहा जाता है, तो चुगताई शैली कहा जाता है। देखिए, इस पे चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखता है? तो मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूवो तथा इस्लामिक ईरानी कला का है। फिर बात होती है इनकी प्रसिद्ध चित्रण कौन सी है? तो बिरहणी राधिका, ग्लूमी राधिका। कौन सा? बिरहणी राधिका या ग्लूमी राधिका, जो कि इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। अगर बात होती है कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट भी चुगताई को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक कृति कौन सी थी? शाहजहां और ताज पर अवनींद्रनाथ के किस चित्र पर प्रभाव है? तो शाहजहां के अंतिम दिन पे है। ठीक। फिर इनकी राधिका शीर्षक नाम से ये चित्र बनाते हैं। इन्होंने पुस्तकों का भी अपने 3-4 पुस्तकों को भी प्रकाशित करवा, जैसे मुरक्का ए चुगताई, नक्काश ए चुगताई और चुगताई की पेंटिंग। ठीक। सबसे बात ये 3 इनकी पुस्तकें भी हैं। फिर इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है? सहारा की राजकुमारी। कौन सी? सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता। फिर गोस्वामी तुलसीदास, उमर ख़्याम
उमर ख़याम याद रखिएगा, इनका भी है और A.N. टैगोर का भी है। किसका है? इनका भी है और A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर का भी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्या कह रहा है? लोक नृत्य कथकली आज कौन से प्रदेश में है? तो ये केरल में, कथकली केरल में, और कथक की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? तो कौन सा शास्त्र लिखा है? तो ये नाट्य शास्त्र लिखा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वह कौन सी गुफा जहाँ 3 धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं? तो ये कौन सी है? एलोरा है, जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। ऐसा कौन सा ब्रिटिश दृश्य चित्रकार जिनके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई थी? तो किसके में हुई थी? तो अभी हमने बताया जॉन कांस्टेबल के में हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर हम बात करते हैं 83 की। 83 क्या है? महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? महाराजा संसार चंद्र ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? तो कांगड़ा। किसकी? कांगड़ा चित्र शैली को प्रोत्साहित किया। फिर बात होती है 84 की। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? तो ये डीपी राय चौधरी की है। किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 85 की। हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? तो ये बुद्ध का। किसका है? बुद्ध का है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 86 की। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके राज्य में चित्रण करता था? तो ये जहांगीर के काल में चित्रण करता था। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 87 की। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार KN मजूमदार कौन विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो किसमें थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। कब थे? तो 1942 से लेकर 1964 तक थे। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 88 की। यूरोपा की आधुनिक चित्रकला प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? तो प्रभाववाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं मित्रों? तो इसका सही आंसर है माने। कौन से हैं? क्लॉद माने। क्लॉद माने का जो कि इनका प्रथम चित्र कौन सा है? तो सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव, तृण पर भोजन, द लंच इन द स्टूडियो और शराबी चित्र, ये सब किसका है? क्लॉद मोने का चित्र है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। निम्न में से किस कलाकार का वाराणसी से संबंध है? तो KS कुलकर्णी का। किसका है? KS कुलकर्णी का। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 19 की। इनमें से कौन कलाकार हिंदी के लेखक भी हैं? हिंदी के लेखक भी हैं तो कौन से हैं? ये राय कृष्ण दास। कौन से हैं? राय कृष्ण दास। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 91 की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 क्या है? किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी में चित्र बनाए? तो ये कौन बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। तो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। कौन था ये? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। किस शहर में श्री राम जन्मभूमि है? तो ये सभी लोग जानते हैं, अयोध्या। किसमें है? अयोध्या में राम जन्मभूमि है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। फिर बात होती है 95 की। 95 क्या कह रहा है मित्रों? दिल्ली शहर प्रदेश आता है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ये दिल्ली में ही आता है। फिर बात होती है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि हैं। अगर रामचरितमानस की बात की जाएगी तब तुलसीदास होंगे। फिर बात होती है 97 की। कंस का श्री कृष्ण से क्या संबंध था? तो मामा का संबंध था। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 98 की। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। फिर बात होती है 99 की। किस बादशाह ने ताजमहल को बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था।
फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 100 की। महारानी जोधाबाई किसकी माता थी? महारानी जोधाबाई किसकी माता थी? तो ये जहांगीर की थी। किसकी थी? जहांगीर की थी। फिर बात होती है 101 की। अजंता की गुफा में किस धर्म के चित्र बने हैं? तो अजंता में बौद्ध धर्म से चित्र बने हैं। फिर बात होती है 102 की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 103 की। तैल रंगों का प्रयोग किस पर ज़्यादा होता है? तैल रंगों का प्रयोग किस पर ज़्यादा होता है? तो कैनवास पे होता है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 104 की। प्राथमिक रंग कितनी संख्या में होती है? प्राथमिक रंग कितनी संख्या में होती है? तो 3। कितनी? 3। फिर बात होती है कि द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? तो द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? 3। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 106 की। मकबूल फिदा हुसैन कहाँ के कलाकार थे? तो ये भारत के थे। कहाँ के थे? ये भारत के थे। फिर बात होती है 107 की। विख्यात मोनालिसा चित्र के निर्माता कौन है? विख्यात मोनालिसा चित्र के निर्माता कौन है? अभी मोनालिसा के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी हमने कुछ समय पहले किया तो लियोनार्डो दा विंची। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 108 की। रंग के साथ अन्य वस्तुएं चिपकाने को कहा जाता है। इसका सही आंसर 108 का आप लोग दीजिएगा। एक इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, रंग को अन्य वस्तुओं के साथ चिपकाने को कहते हैं कोलाज। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। किस रंग में कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो पेस्टल में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो जो कि सुचेता कृपलानी थी। कौन था? सुचेता कृपलानी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, तुलसीदास द्वारा लिखित जो ग्रंथ है रामचरित मानस है। और रामायण की बात की जाएगी तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। फिर हम बात को करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। रविंद्रनाथ टैगोर कृत कौन सा है? तो रविंद्रनाथ की टैगोर कौन सी है? तो ये गीतांजलि है। कौन सी है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। 113 की। अजंता की गुफा का कौन सा चित्र है? तो ये पद्म पाणी है। कौन सा है? पद्म पाणी। फिर बात होती है 114 की। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो ये मुंबई में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। ऑफसेट छपाई में ऑफसेट छपाई में रंग कितने होते हैं? तो ऑफसेट छपाई में रंग कितने होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। प्रसिद्ध चित्र गोयर्निका में क्या दिखाया गया है? प्रसिद्ध चित्र गोयर्निका में क्या दिखाया गया? तो इसमें भयानकता दिखाई गई है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 117 की। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। कौन सा रंग मिट्टी से निर्मित नहीं है? कौन सा रंग मिट्टी से निर्मित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नील। कौन सा नहीं है? तो नील। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 119 की। बामियान की गुफाएं कहाँ पर है? तो बामियान की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 120 की। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस में स्थित है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 121 की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 122 की। किस पुरानी फिल्म को पूरा रंगीन बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो मुगले आजम को। किसको बनाया गया है? मुगले आजम को। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 123 की। कौन चित्रकार पहले सिनेमा पोस्टर बनाता था? तो ये हुसैन। कौन था? ये हुसैन बनाता था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। इनमें से कौन चित्रकार फिल्म निर्माता भी है? तो इसमें से कौन सा चित्रकार है जो फिल्म निर्माता है?
तो एम.एफ. हुसैन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। प्रसिद्ध पाटरी सिरेमिक कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध पाटरी सिरेमिक कलाकार कौन है? तो ये हैं के.बी. जैना। कौन है? के.बी. जैना है, जो कि ये प्रैक्टिस सेट टोटल 13 था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।